हाय हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज दिलशाद निसार, फैकल्टी ऑफ एकेडमी ऑफ यूपीएससी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? स्पिनोज़ा सी रैशनलिज्म की हम लोगों ने अभी क्लास शुरू करी है। रैशनलिज्म में हमें 3 फिलोसफर को पढ़ना है। पहला फिलोसफर डेकार्टे, दूसरा स्पिनोज़ा जो हम आज पढ़ेंगे, एंड लेबनिज। डेकार्टे को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग किनको पढ़ेंगे आज? स्पिनोज़ा को। स्पिनोज़ा द गॉड इंटॉक्सिकेंट फिलोसफर। सी अभी हम लोग दूसरे रैशनलिस्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें और उनमें कुछ तो चीज़ें कॉमन होगी। ये भी रैशनलिज्म है और वो भी रैशनलिज्म है, यानी इन दोनों का ये तो मानना है कि यस, रियलिटी इन इट सेल्फ इज इनहेरेंटली रैशनल, और ये जो भी रियलिटी है इस वर्ल्ड की, हम उसे रीजन के जरिए ही समझ सकते हैं। बट अब इनको सेपरेट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगी, बट कुछ 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 कॉमन चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं जो इनमें और डेकार्टे में कॉमन है। सी डेकार्टे ने क्या कहा था कि इस वर्ल्ड की जो एक्सप्लेनेशन है ना, अगर से हम मैथमेटिकल नेचर बना दे, एक्सप्लेनेशन को एक मैथमेटिकल की तरह बना दे, एक रूल्स, एक एक्सियम इस्टेब्लिश कर दे, जिससे इस दुनिया की सारी चीज़ें हम लोग डिड्यूस कर सके। उन्होंने उसी को कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, मैथमेटिकल कंसेप्ट को ही फॉलो करते हुए, उन्होंने आई थिंक देयरफॉर आई एम का कंसेप्ट दिया, यानी क्योंकि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और उसके बाद से उन्होंने अपनी सारी की सारी फिलॉसफी वहीं से डिड्यूस करा। ये भी डेकार्टे से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ये भी डेकार्टे की तरह ही एक मैथमेटिकल एक्सियम बनाना चाहते थे, एक प्रिंसिपल बनाना चाहते थे। इनफैक्ट ये पूरे फिलॉसफी को ना एक मैथमेटिकल बनाना चाहते थे कि जिसमें कोई भी पर्सनल बाइसेस ना हो और कोई भी इसमें कोई भी मतलब डाउट ना हो। सी एक दिक्कत है, मगर मैथमेटिक्स में ना कोई पर्पस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, तो ये इसके पीछे कोई पर्पस नहीं होता। तो अगर से आप इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दोगे, जो है ना, ज्योमेट्री के फॉर्म में या जिसके भी फॉर्म में है, आप मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दोगे, इसका मतलब है कि आप उसमें कुछ पर्पस नहीं ला सकते, है ना। तो इनकी भी जो फिलॉसफी है उसमें कोई पर्पस नहीं नजर आएगा आपको लगेगा कि पूरा डिटर्मिनिस्टिक है। ये जो पूरी फिलॉसफी है ये पूरी डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें कोई भी पर्सनल फ्रीडम नहीं है, इसमें सारी चीज़ें डिटरमाइंड है। अब वो डिटरमाइंड कौन करता है, कैसे होता है, ये सब हम अभी देखेंगे। ना हमने क्या कहा था कि हम क्रिटिसिज्म आज, कल के क्लास में हमने क्या कहा था कि क्रिटिसिज्म हम आज अच्छे से नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना ही है। सी कैसे पढ़ना? डेकार्टे ने क्या कहा था? डेकार्टे ने कहा था कि बिसाइड्स गॉड देयर आर 2 सब्सटेंस, कि गॉड के अलावा ना एक तो गॉड है, सॉरी, बिसाइड्स गॉड देयर आर टू रियलिटी, दो ट्रू सब्सटेंस। पहला क्या था? माइंड। दूसरा क्या था? बॉडी। डेकार्टे ने कहा कि गॉड के अलावा 2 सब्सटेंस है, माइंड और बॉडी। रियलिटी जो है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है वो किससे मिलकर बना है? माइंड और बॉडी से मिलकर बना है। और ये दोनों चीज़, ये माइंड और बॉडी, ये दोनों किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड ऑन गॉड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए किस पे डिपेंड करता है? गॉड पे। डेकार्टे ने कहा बिसाइड्स गॉड देयर आर 2 सब्सटेंस, माइंड एंड बॉडी, which depends on God for their existence. Now, इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इसकी थी एक्सटेंशन, है ना, कि अब कोई चीज़ अगर से मटेरियल है तो वो एक्सटेंड करेगी ही करेगी। और माइंड का क्या था? थॉट। यानी हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने डुअलिज्म का कंसेप्ट दिया था उन्होंने, माइंड बॉडी डुअलिज्म, थॉट एंड एक्सटेंशन। ये दोनों क्या है? ये दोनों सब्सटेंस है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी है वो इनसे ही बनी है। डेकार्टे कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं इन्हीं से बनी है। ना स्पिनोजा अब आते हैं। स्पिनोजा इस चीज़ से वो क्या करते हैं? इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। आप कह रहे हो कि अल्टीमेट इस दुनिया में डुअलिज्म है ना, एक तो ये है सब्सटेंस और एक ये है सब्सटेंस, और ये दोनों किस पे डिपेंड करता है? गॉड पे। अपने एग्जिस्टेंस के लिए गॉड पे डिपेंड करता है। स्पिनोजा कहते हैं कि सी द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस इज सेल्फ डिपेंडेंट, कि जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड ना करता हो। सब्सटेंस की द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस इज सेल्फ डिपेंडेंट। मगर आप क्या कह रहे हो कि ये दोनों चीज, एक तो ये है कि 2 सब्सटेंस आपने स्टेब्लिश किया है और ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? गॉड पे। तो अगर से ये चीजें गॉड पे डिपेंड कर रहा है तो फिर ये सब्सटेंस नहीं हो सकता। यानी माइंड और बॉडी जो है वो सब्सटेंस तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा है। और अगर से कोई चीज सब्सटेंस है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। मगर ये क्या है? ये गॉड पे डिपेंडेंट है। यानी इंडिपेंडेंट जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है सब्सटेंस की, जो पहला क्राइटेरिया होता है सब्सटेंस का, वही फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी ये दोनों जो है वो सब्सटेंस नहीं है। नो तो क्या ये दोनों रियलिटी नहीं है? ये दोनों इस वर्ल्ड
इस वर्ल्ड में हमें तो देखने को मिलता है कि माइंड और बॉडी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन इन करेंगे? तो कहते हैं कि सुनिए, पहले सब्सटेंस क्या है हम पहले वो बताएंगे। तो वो क्या करते हैं, अब स्पिनोजा सब्सटेंस का डिफिनेशन देंगे, और सब्सटेंस की डिफिनेशन से पहले हमने क्या कहा कि ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड अपनाएंगे, तो ये भी पहले एक कुछ प्रिंसिपल्स देंगे, और उस प्रिंसिपल्स के जरिए सारी की सारी चीज़ें उससे डिड्यूस करेंगे। पहले दो प्रिंसिपल देंगे, उस प्रिंसिपल के जरिए सब्सटेंस की डेफिनेशन डिड्यूस करेंगे कि सब्सटेंस कौन हो सकता है, फिर उसके बाद से इस दुनिया के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर वो माइंड बॉडी पर भी आएंगे कि माइंड क्या है, बॉडी क्या है, जो इंडिविजुअल थिंग है वो क्या है, गॉड क्या है, नेचर क्या है, रियलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें तब बताएंगे। मगर पहले वो क्या कहते हैं, सी वो कहते हैं अ सब्सटेंस इज समथिंग, दो प्रिंसिपल देंगे वो, अ सब्सटेंस इज, सॉरी, substance is something that exists itself, and in itself। वो पहला क्या है कि वो खुद से एग्जिस्ट करता हो और खुद में एग्जिस्ट करता हो, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड ना करता हो। द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस इज कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, और सेल्फ, अभी इसका मतलब हम लोग देखेंगे है ना कि ये इन इट सेल्फ का क्या मतलब है और इट सेल्फ का क्या मतलब है। बट क्या हम ये समझ चुके हैं कि सब्सटेंस वही हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंट हो? अगर से मैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सब्सटेंस नहीं हूँ। अगर से कोई भी चीज़ इस दुनिया में, प्लांट ले ले या एनिमल्स ले ले या स्टार्स ले ले, गैलेक्सीज ले ले, अगर से वो चीज़ें किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो सब्सटेंस नहीं हो सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि सब्सटेंस इज समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रहेंडेड इंडिपेंडेंटली। कॉम्प्रहेंडेड इंडिपेंडेंटली, ये एक सब्सटेंस वो है ना कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसकी क्वालिटी की वजह से उसको जान रहे हो, उसके क्वालिटी की वजह से जान रहे हो। उसकी क्वालिटी की वजह से जानने का क्या मतलब है? जब मैं ये कहता हूँ कि विराट कोहली इज़ अ ग्रेट प्लेयर, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स सर, आप तो सही बोले हो, मगर फिर आप उसमें एक लिमिटेशन लगा दोगे कि सर बट ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, कि हाँ मैं तो ये मान लिया कि ठीक है वो जो क्रिकेटर ग्रेट है, मगर आपने एक क्वालिटी दिया, अब दूसरा लिमिटेशन लगा दिया कि वो क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं मगर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, है ना। फिर फॉर एग्जांपल जब मैं ये कहता हूँ या आप ये कहते हो कि सर आप फिलॉसफी तो बहुत अच्छे पढ़ाते हो, फिर आप दूसरा लिमिटेशन क्या लगाओगे? सर आप साइंस एंड टेक तो नहीं पढ़ा पाओगे। तो आप एक क्वालिटीज दे रहे हो और मुझे दूसरा लिमिटेशन लगा दे रहे हो। इसी वजह से ये कहते हैं कि क्वालिटीज के जरिए आप नहीं जान सकते सब्सटेंस को। क्यों? अभी हम देखेंगे क्वालिटीज के जरिए क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि जो सब्सटेंस है ना वो बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज है, निर्गुण है, निराकार है। तो सब्सटेंस को हमें समझना हुआ तो इंडिपेंडेंटली हम उसे अगर से समझ पा रहे हैं तो वही है सब्सटेंस। और दूसरा, पहला ये क्या है कि जो खुद से एग्जिस्ट करता हो और खुद में एग्जिस्ट करता हो। ये इन्होंने दो प्रिंसिपल दिए, अब इसके जरिए वो सारी की सारी चीजें डिड्यूस करेंगे। अब यहां से सब्सटेंस का वो देते हैं। सी पहला क्या है कि इटसेल्फ एंड इन इटसेल्फ। यहां से आता है कि सब्सटेंस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक हो सकता है, कोई सिंगुलर ही हो सकता है। क्यों? अभी हमने बताया ना कि कोई सब्सटेंस सिंगुलर ही हो सकता है। क्यों? अगर से बहुत सारे सब्सटेंस हो गए इस दुनिया में, जैसा कि डेकार्टे ने का बताया, तो उसमें दिक्कत क्या था कि अगर से सिंगुलर नहीं हुआ, बहुत सारे हो गए, तो वो एक दूसरे पे लिमिटेशन करेंगे, है ना, एक दूसरे को लिमिट करेंगे। अब जैसे ही लिमिटेशन इंपोज कर दिया तो फिर वो सब्सटेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस लिमिटलेस है, वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो किसी भी उसका वो अपने ही लॉ पे चलता है। सब्सटेंस इज समथिंग विच रन्स ऑन इट्स ऑन प्रिंसिपल्स, विच रन्स ऑन इट्स ऑन लॉज। तो अगर से हम बहुत सारी चीजें बना दे, रियलिटी को हम बहुत सारा सब्सटेंस बना दे, तो फिर क्या होगा कि एक दूसरे पे वो लिमिटेशन इंपोज करेंगे। और अगर से लिमिटेशन इंपोज करेंगे तो यानी उसमें रिस्ट्रिक्शन आएंगी, और रिस्ट्रिक्शन आएंगी तो यानी उनका सेल्फ जो इंडिपेंडेंसी है, जिसे हम कहते हैं कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, वो वायलेट होगा। तो सबसे पहला ये क्या है कि वो सिंगुलर होना चाहिए।
डेकार्टे ने क्या कहा था? डुअलिज्म। इन्होंने क्या कहा? सिंगुलर, यानी मोनिज्म। मोनिज्म। फिर यही ये क्या है? ये जो सब्सटेंस है ना, वो क्या है? वो इटर्नल है। सब्सटेंस क्या है? इसी से उन्होंने निकाला कि ये क्या है? इटर्नल है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है, ये बियॉन्ड ऑल गुण है। अभी हमने बताया ना कि अगर से कोई गुण दे दिया, कोई क्वालिटी दे दिया, बियॉन्ड ऑल क्वालिटी, तो क्या होगा कि एक क्वालिटी आपने दे दिया, फिर दूसरा आप छीन लोगे। तो क्वालिटी जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनके पास क्वालिटी नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि ये बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज है। अगर से फॉर एग्जांपल हम लोगों को जितनी भी क्वालिटीज पता है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना, कि अगर से हम ये कह पा रहे हैं कि गॉड जो है वो पावरफुल है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ पावरफुल है, वो पावरफुल से और जो कुछ बेहतर हो सकता है वो नहीं है। तो इसीलिए वो गॉड को ना यहाँ पर सब्सटेंस को इस तरह की क्वालिटीज नहीं देते, वो कहते हैं बियॉन्ड क्वालिटीज। जब हम इंडियन फिलोसफी पढ़ते हैं तो यहाँ भी आता है, हम जब ब्रह्मा को एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे कहते हैं कि नेति नेति, कि नॉट दिस नॉट दिस, और इसी ऐसे नेति नेति करते कर हम लोग एक वहां पहुंच जाते हैं, बियॉन्ड ऑल गुनास, कि वो निर्गुण निराकार। सेम चीज यहाँ पर है, बट इससे हमें ऐसा क्या लग रहा है? हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये जो बातें कर रहा है सब्सटेंस की, सिंगुलर, इटर्नल, इन्फिनाइट, अनंत, अनादि, तो ये सब आपको नहीं लग रहा कि ये गॉड का मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है, गॉड की डिफिनेशन दे रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो सब्सटेंस है वो गॉड ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो सब्सटेंस है वो गॉड ही है? फिर इनसे पूछा गया कि आप जो ये सब बता रहे हो, कहीं आप गॉड की तो डेफिनेशन नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी, हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं ना, वो गॉड की ही डेफिनेशन दे रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जो सब्सटेंस है ना, वो एक ही है, और वो कौन है? वो कौन है? गॉड है। यानी गॉड और सब्सटेंस दो अलग अलग चीज नहीं है। ये आप सब्सटेंस को सब्सटेंस कह लो या गॉड कह लो, वो एक ही बात है। नाउ जो लोग पहली मर्तबा ये सब चीज सुन रहे होंगे, जिन्होंने इंडियन फिलोसफी नहीं पढ़ा, उनको हजम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, ये गॉड का जो हम नोशन लेते हैं ना, तो हमें 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 ऐसा लगता है कि गॉड जो है वो इस दुनिया से बाहर है और उन्होंने इस वर्ल्ड को बना दिया एंड 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 सो ऑन। तो मगर जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं, रिलीजियस फिलोसफी पढ़ते हैं, तो हम उसमें एक रिलेशन पढ़ते हैं गॉड एंड वर्ल्ड का, कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, और जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो खुदा है, जो गॉड है, उन दोनों का क्या रिलेशन है। उसमें दो वे आते हैं। पहला एक आता है क्या? ट्रांसेंडेंट का। एक आता है वेव किसका? ट्रांसेंडेंटल वेव, ट्रांसेंडेंट का। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब हम लोग रिलीजियस फिलोसफी पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे। सी ये क्या है? ये वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी भी चीज़ें, स्टार, गैलेक्सीज, पेड़ पौधे, सब कुछ। और फॉर एग्जाम्पल ये गॉड है, हम में से किसी को भी नहीं पता कि गॉड कैसे दिखते हैं। ये गॉड है, गॉड ने इसे बना दिया है ना। अब यहीं से ये इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी इस दुनिया से बाहर रहकर भी वो ये यहीं से बैठकर या जैसे भी हो, वो सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहे हैं। हर चीज़ ये रेगुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कैसे हो रही चीज़ें, नहीं हो रही, ये बाहर रहकर बना रहे, गॉड इसमें नहीं है। दूसरा वे हो किसका? एक और वे हो किसका? एक वे है इमनेंट का। इमनेंट का। इमनेंट क्या कहता है? किसी, आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो वर्ल्ड है, आप सही कह रहे हो कि ये वर्ल्ड है, मगर ये जो गॉड बाहर है ना, यहाँ पर गॉड बाहर में नहीं है, गॉड इसी के अंदर है, और गॉड हर एक चीज में गॉड है। स्पेनोजा भी क्या कह रहा है कि ये जो दुनिया है ना, ये गॉड है और हर एक चीज में गॉड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी गॉड हूं, आप भी गॉड हो, और जितनी भी चीजें, ये चेयर में गॉड है, टेबल में गॉड है, एसी में गॉड है, हर एक चीज में गॉड है। इसे 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 इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म, कि गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, लिविंग नथिंग आउटसाइड ऑफ गॉड। तो अब ये जो पूरी दुनिया है, इस सब में, फॉर अब जब हम इंडियन फिलोसफी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि एक, आपने अक्सर सुना होगा, एक एटलीस्ट आपने कभी फिलोसफी नहीं भी पढ़ी होगी तो आपने ये जरूर सुना होगा कि कण कण में भगवान का वश है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इंडियन फिलोसफी से कॉपी करा है इन्होंने। जब हम इंडियन फिलोसफी पे आएंगे, जब हम शंकराचार्य को पढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, जो इंडियन फिलोसफी है ना, जो वेस्टर्न फिलोसफर है, इंडियन फिलोसफी को काफ़ी उन्होंने कॉपी करा, मगर ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ तो डिफरेंट काम दिया होगा, कुछ प्रिंसिपल्स दिए होंगे जिसकी वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं, वरना कोई भी क्यों ही पढ़ता कि ये तो उसी की कॉपी है, तो बेहतर है उसी को पढ़ ले। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, मगर बहुत सारी चीज़ें सेम है, इंडियन फिलोसफी की तरह ही है। एक ये क्या हो गया? इमेनेंट का। एक क्या होता है? बोथ इमेनेंट एंड ट्रांसेंडेंट, कि
मतलब हाँ ठीक है, गॉड जो है वो हो सकता हो कि बाहर से ही बना है, मगर गॉड इसमें भी है और बाहर भी है, यानी इस वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? नॉलेज के जरिए। मगर यहाँ पर इमिनेंट का मतलब, जब हम बोलते हैं बोथ ट्रांसेंडेंट एंड इमिनेंट, जो गॉड इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो उनका ये मतलब होता है कि गॉड अपने नॉलेज के जरिए प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में, बट ऐसा इंगेज्ड नहीं है फिजिकली या जो भी हो, इमोशनली इंगेज नहीं है। यहाँ पर है कि नहीं, ये जो फिजिकल स्टफ है ना, वही है गॉड। अब इससे एक दिक्कत हो जाए कि गॉड जो है वो मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, अगर से मेरे अंदर गॉड है या मैं गॉड हूँ, तो मैं तो मटेरियल हूँ, ऑफकोर्स मेरे पास एक कंसिस्टेंस भी है, माइंड भी है, तो क्या गॉड मटेरियल है? ये क्वेश्चन उठता है। या फिर इनसे पूछा जाता है कि मेरे अंदर तो मटेरियल भी है, आप बोले सब्सटेंस जो है वो गॉड है, तो क्या गॉड मटेरियल है या गॉड मेंटल है? ये दो क्वेश्चन पूछे गए। इसका ये कैसे जवाब देते हैं वो देखेंगे हम लोग। और क्या अभी हम समझ चुके हैं कि ये इनका क्या कहना है कि सब्सटेंस जो है ना, सब्सटेंस कह लो इसे या गॉड कह लो इसे, या फिर आप इसे नेचर कह लो, कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? वो गॉड है। एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज इन एवरीथिंग। और ये क्या देते हैं? इमिनेंट का कंसेप्ट देते हैं कि गॉड इज इमिनेंट इन दिस वर्ल्ड, कि ऐसा नहीं है कि वो बाहर से बनाए हैं इस दुनिया को और रेगुलेट कर रहे हैं, खुद बाहर है, नहीं, इन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है और वो इस दुनिया में ही समाये हुए, और वो इस दुनिया को रेगुलेट कर रहे हैं लॉ ऑफ नेचर के जरिए। वो लॉ क्या है हम देखें, लॉ ऑफ नेचर के जरिए, जहां हर एक चीज डिटरमाइंड है कि कौन चीज कैसे, कब कब क्या होगी, बारिश कैसे होगी, टॉरेंशियल रेनफॉल कैसे होगा, क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होगी, ये सारी चीजें क्या है? नेचर है, यानी गॉड है। और गॉड वो एक लॉ पे चलता है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2+2=4, ये तब भी 4 होगा जब हमें किसी से 4 रुपए लेने हो, ये तब भी 4 होगा जब हमें किसी को 4 रुपए देने हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अगर से लेने हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे और से देने हैं तो कम, इसमें कोई इमोशन काम नहीं करेगा। ये किस पे चलता है? एक इनहेरेंटली रैशनल है। सी रियलिटी इन इटसेल्फ इज इनहेरेंटली रैशनल, तो ये रीजन पे चलेगा, ये कुछ लॉ पे चलेगा। ये जो नेचर है ना, ये लॉ पे गवर्न होती है और लॉ से ही चलती है, लॉ के बियॉन्ड कुछ भी नहीं, और लॉ कोई ऐसी चीज नहीं जो लॉ को वायलेट कर सके। नेचर का क्या है? नेचर अपने लॉ पे खुद को रेगुलेट करती है, यानी नेचर के लॉ है। और अगर से हम चाहते हैं कि खुश हो, हम यानी इंसान, ह्यूमन बीइंग, अगर से अपनी खुशी चाहते हैं इस वर्ल्ड में, तो वो क्या करे? वो इस नेचर के लॉ को समझे कि कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है ना, क्यों हो रही है। अगर से आप इसको समझ गए तभी आप खुश रह पाओगे। कैसे? अगर से आपने नेचर के लॉ को नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द मंथ ऑफ, मैं नॉर्दर्न गैंगेटिक साइड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ और ये जुलाई का मंथ है। अब मैंने अपना एक प्लान बना लिया। क्या प्लान बना लिया? कि मैं अब आज से 5 दिन टेस्ट मैच खेलूंगा, है ना, क्रिकेट खेलूंगा 5 दिन, और ये जुलाई का महीना है। इस जुलाई में क्या होता है? नॉर्थ साइड में बारिश होनी शुरू हो जाती है। मेरा तो ये फ्रीडम था, मैंने तो ये डिसीजन कर लिया कि अब मैं टेस्ट मैच खेलूंगा 5 दिन तक, बट मैंने मंथ तो देखा ही नहीं, नेचर के लॉ को समझा ही नहीं कि भाई नेचर के लॉ के हिसाब से अभी यहाँ जो है ना, मानसून अभी स्टार्ट होने वाला, अब यहाँ रेनफॉल डेली होगा, तो क्या मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा? नहीं। अगर से मैं नेचर के लॉ को समझता तो मैं क्या करता? मैं बोल देता कि नहीं, ये जो दिस मंथ है ना, ये जुलाई जो है, ये अभी सूटेबल नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए इस रीज़न में। तो मैं क्या करता कि मैं अपने क्रिकेट का प्लान क्या बनाता? नवंबर में बनाता, दिसंबर में बनाता, कि हाँ इसमें नॉर्दर्न साइड में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। ये कहते हैं इसी तरह से कि देखो, सब्सटेंस जो है वो क्या है? गॉड है। गॉड जो है इसके पास कोई भी इमोशन नहीं है। वो किससे रेगुलेट होता है? वो रेगुलेट होते हैं लॉ ऑफ नेचर से। और अगर से आप खुश रहना चाहते हैं तो उस लॉ ऑफ नेचर को समझे। और नेचर क्या है? नेचर गॉड है, और गॉड क्या है? नेचर है। यानी इन्होंने किस चीज का कंसेप्ट स्टैब्लिश कर दिया? पैंथिज्म का। पैंथिज्म क्या कहता है? कि जहां सारे चीजों में गॉड हो और गॉड सारे चीजों में हो, तो वो क्या है? पैंथिज्म। ना अब ये जो सब्सटेंस है ना, अब हमने कहा ना कि गॉड क्या मटेरियल है, यानी ये जो बॉडी है हमारा, ये गॉड है। और दूसरा क्या? कि हमारा थॉट। ये बॉडी और ये थॉट, ये क्या है? ये तो सब्सटेंस हो गया ना। सब्सटेंस क्या है? गॉड है। गॉड क्या है? नेचर है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? गॉड है। तो फिर ये दोनों क्या है? ये बॉडी, थॉट एंड एक्सटेंशन क्या है, जिसे हम बोलते हैं थॉट, एंड बॉडी को क्या बोलते हैं? इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सटेंशन। कि ये क्या करती है? एक्सटेंड करती है इस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये दोनों क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, ये दोनों जो है ना, ये कुछ भी नहीं, ये एट्रीब्यूट है।
एट्री, ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट है। ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट है। ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट है, जिसके जरिए जो गॉड है अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को विजिबल बनाता है। सी एट्रीब्यूट्स भी जो है ना, ये दो ही नहीं है। ये जो एट्रीब्यूट्स है वो सिर्फ दो नहीं है, ये एट्रीब्यूट्स भी इन्फिनाइट है, बहुत है, अनंत है ना, जिन्हें गिन नहीं सकते। मगर क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी जो इंटेलेक्ट है वो लिमिटेड है, इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट को, गॉड के सब्सटेंस जो है उसके दो ही एट्रीब्यूट को समझ पाते हैं। सी एक तो हो गया सब्सटेंस जो सबसे ऊपर है, या आप इसे गॉड कह लो या नेचर कह लो, ये बात एक ही है। फिर इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं जिसके जरिए हम चीज़ों को समझ पाते हैं, जिसके जरिए ये खुद को अभिव्यक्त करता है। जो और ये एट्रीब्यूट क्या है? ये एट्रीब्यूट है कॉन्स्टिट्यूटिंग एसेंस ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? ये एसेंस है सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल, जब मैं कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मेरा भी कोई ना कोई एक एसेंस होगा जिसकी वजह से मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, है ना। जब हम कहते हैं कि कोई डॉग है, तो उस डॉग में वो एक एसेंस होगी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ ये डॉग है। उसी तरह से ये जो सब्सटेंस है, तो इसकी कोई ना कोई तो एसेंस होगी ना, एक कॉन्स्टिट्यूटिंग एसेंस, जिसकी वजह से हम कहते होंगे कि हाँ ये सब्सटेंस है। तो ये क्या है? वही है एट्रीब्यूट। और ये एसेंस क्या है? ये एट्रीब्यूट क्या है? ये जिसकी वजह से हम बोलते हैं ये थॉट है, वो है क्या? पहला है क्या? थॉट एंड एक्सटेंशन। नाउ एक बात बताओ, अगर से कोई चीज मेरा एसेंस है, तो वो तो मेरे जैसा ही होगा, है ना। कोई चीज अगर से मेरा ही एसेंस है तो वो मुझे ही दर्शाएगा, है ना। मेरा एसेंस है तो मुझे ही दर्शाएगा, तो वो मेरी तरह, मेरा एसेंस भी मेरे से सिमिलर ही होगा। ये थॉट एंड एक्सटेंशन। आपने कहा कि ये जो है ये इन्फिनाइट है और इटरनल है ना। सब्सटेंस क्या है? इन्फिनाइट है, इटरनल है। तो ये दोनों भी एट्रीब्यूट्स भी इन्फिनाइट होंगे और इटरनल होंगे। कहा कि हाँ ये बात तो सही है कि ये जो है इन्फिनिट, ये जो एट्रीब्यूट है ये भी इन्फिनाइट है और एक्सटेंशन भी इन्फिनाइट है। तो फिर इनसे क्वेश्चन किया गया कि अच्छा ठीक है, तो फिर बताइए कि ये जो दिस फिजिकल वर्ल्ड, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसे हम देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ की बात करते हैं, तो ये तो हमें लिमिटेड लग रहा है, ये तो हमें फाइनाइट लग रहा है। इस दुनिया में जो फॉर एग्जांपल एक पेड़ है वो तो लिमिटेड है, वो इन्फिनाइट नहीं है, एक ही है, सिंगल है। इंडिविजुअल थिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब आप हमें बनाकर दिखाइए, इन्फिनाइट पेड़ बना के दिखाइए। तो बोले नहीं, वो तो हम नहीं बना सकते। तो फिर अगर से सब्सटेंस इन्फिनाइट है तो फिर हमें ये फाइनाइट चीज़ें कैसे नजर आ रही है? फाइनाइट चीज़ें क्या है? फिर इसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया मोच का, कि देखें ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये तो ऑफकोर्स इन्फिनाइट है, और हम इन्फिनाइट पेड़ नहीं बना सकते, इन्फिनाइट माउंटेन नहीं बना सकते, आपको नहीं दिखा सकते, और ना ही वो मतलब ना ही हम उससे देख पा रहे। हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई एक पहाड़ है, हिमालय है फॉर एग्जाम्पल, तो ये हिमालय ये इंडिविजुअल होगी, और ये तो फाइनाइट है, इसे हम पूरा का पूरा देख पाएंगे। हिमालयस को अगर से कोई चाहे पूरा देखना तो ऑफकोर्स देख सकता है, तो वो तो फाइनाइट चीज़ है। आप बोले सब्सटेंस जो है वो इन्फिनाइट है, लिविंग नथिंग आउटसाइड ऑफ इट, ये पूरा इन्फिनाइट है। और फॉर एग्जांपल ये अर्थ की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ें भी तो है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत से एनिमल है, मैं हूँ, आप हो, तो हम सब तो गॉड हैं। बट गॉड तो इन्फिनाइट है, मगर हम सब तो फाइनाइट है। तो फिर आप हमको कैसे समझाइएगा कि हम क्या है? तो उन्होंने कहा सी ये जो थॉट एंड एक्सटेंशन है ना, ऑफकोर्स ये दोनों एट्रीब्यूट्स है, मगर इस एट्रीब्यूट्स के कुछ मोड्स होते हैं। जिस एट्रीब्यूट्स क्या है? सबसे ऊपर क्या है? सबसे पहला क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस, और उसके नीचे क्या है? ये सब्सटेंस का एसेंस क्या है जिसके जरिए वो अब खुद को अभिव्यक्त करता है? तो वो क्या है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। और इस एट्रीब्यूट्स को हम लोग जो परसीव कर पाते हैं वो क्या है? मोड्स। ये किसके लिए है? ये क्या है? ये है क्रिएटिव पार्ट जो हम देख पाते हैं। ये क्या है? मोड्स क्या है? क्रिएटिव पार्ट। ये क्या है? ये है इफेक्ट। ये है इफेक्ट। ये क्या है? ये सब्सटेंस कह लो या एट्रीब्यूट्स कह लो। एट्रीब्यूट्स भी तो अल्टीमेट सब्सटेंस ही हो गया ना, क्योंकि ये उसी का एसेंस है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या है? ये है इफेक्ट, ये है कॉज। ये क्या है? कॉज। और ये क्या है? इफेक्ट। सी स्पेनोजा एक टर्म यूज करते हैं, नेचुरा नेचुरेंस। वो कहते हैं नेचुरा नेचुरेंस, कि नेचर जो है ना, नेचुरा नेचुरेंस, और दूसरा क्या है? नेचुरा नेचुराटा। नेचुरा नेचुराटा।
यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, किसी अभी 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 ये किसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट कॉज की बात कर रहे हैं। और वो फर्स्ट कॉज कौन है, सब्सटेंस है, जो उसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट यानी उसका एसेंस। ये क्या है, फर्स्ट कॉज है, जिसकी वजह से अब कोई इफेक्ट में आएगा। ये क्या है, नेचुरा नेचुराटा, यानी अब नेचर जो है वो जन्म ले चुका है, अब नेचर में वो चीजें आ चुकी है, वो विजिबल हो चुका है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। ये क्या है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। ये क्या है, ये है मोड्स, ये है क्या, मोड्स। और ये क्या है, ये है एट्रीब्यूट्स। यहां पर ये जो नेचुरा नेचुरा है ना, यानी दो मर्तबा नेचर, यहाँ इसका ये कहने का मतलब है कि नेचर ही नेचर को बना रहा है, नेचर ही नेचर को में नई नई चीजें जन्म कर रहा है। यानी सब्सटेंस, अल्टीमेट जो सब्सटेंस है ना, वही बाकी चीजों को बना रहा है। और जो बाकी चीजें भी हैं, जो मोड्स है ना, वो क्या है, वो भी एक इसी का अल्टरेशन है, यानी ये भी गॉड है, ये कोई दूसरा चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से नेचर ने मुझे बनाया है ना, तो मैं क्या, एक इफेक्ट हो गया, तो मैं एक मोड भी हुआ, यानी इफेक्ट हुआ, तो यानी अल्टीमेट मैं एक गॉड भी हूं, क्योंकि मैं इन्हीं का पार्ट हूं ना, सब्सटेंस का पार्ट हूं। तो मैं तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट हूं इस पे, इन पे, है ना, सब्सटेंस पे, यानी गॉड पे, यानी नेचर पे। सब्सटेंस या कह लो, या गॉड कह लो, या नेचर कह लो, तो मैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए तो इसी सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हूं। क्यों, क्योंकि मेरा जो कॉज है, जो मेरा फर्स्ट कॉज है, वो तो यही है ना, सब्सटेंस ही है ना, एट्रीब्यूट्स है ना, गॉड ही है मेरा फर्स्ट कॉज। और जब तक मैं नेचर के लॉ के हिसाब से चलता रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा। जिस दिन मैंने नेचर के लॉ को कुछ वायलेट किया, या फिर मैंने नेचर के उस लॉ को फॉलो करना शुरू कर दिया जो मृत्यु के नज़दीक ले जाता हो, जो इंसान को डेथ के नज़दीक ले जाता हो, तो फिर मैं क्या होगा, मैं इसी नेचर में समा जाऊंगा, है ना, मिट्टी के में अंदर, या कैसे भी हो, तो मैं नेचर से आया हूं और नेचर में ही चला जाऊंगा। ये मोक्ष क्या है, मोक्ष वो चीज़ है जिसके जरिए हम नेचर को, नेचर के इंडिविजुअल चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। जी, सबसे ऊपर क्या है, सब्सटेंस, फिर क्या है, एट्रीब्यूट्स। बट एट्रीब्यूट्स तो क्या है, इन्फिनाइट है, मगर हम तो इंडिविजुअल चीज, फाइनाइट चीज़ों को कैसे फिर समझाएंगे, वो परसीव करते हैं, जैसे सिंगल डॉग, सिंगल चेयर, सिंगल माउंटेन। तो ये सब चीज़ें, ये क्या आता है, ये एक मोच है। एट्रीब्यूट्स एक तो क्या है, थॉट एंड एक्सटेंशन, और इसी एट्रीब्यूट का फर्दर एक्सटेंशन है क्या, मोच। इसी एट्रीब्यूट का फर्दर एक्सटेंशन क्या है, मोच। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेप साइज हो गया, शेप एंड साइज किसका हो गया, मैटर का। थॉट एंड लव एंड डिजायर, ये जो ये क्या है, ये शेप एंड साइज किसका, ये है, मोच है, ये मोच है। फिर एक मोच क्या है, बॉडी का। ये शेप एंड साइज किसका मोच है, बॉडी शेप एंड साइज, ये किसका मोच है, ऑफ कोर्स ये फिजिकल चीजों का होगा, यानी बॉडी का। फिर दूसरा क्या है, जैसे डिजायर, थिंक, लव, हेट, ये सब किसका मोड है, ये सब मोड है ऑफ कोर्स माइंड का, है ना। यानी हम इतना तो समझ गए है ना कि सी अल्टीमेट सब्सटेंस जो है वो एक ही है, और वो कौन है, वो है गॉड। और उसके नीचे गॉड के दो एट्रीब्यूट्स है, माइंड और बॉडी। वो खुद को अभिव्यक्त करता है अपने एट्रीब्यूट के जरिए, यानी माइंड और बॉडी। इस नेचर में सारे चीज़ों में क्या है, माइंड है और बॉडी है। और वो जो माइंड और बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल अगर से वो माइंड है, तो वो माइंड उसका इंडिपेंडेंट माइंड नहीं है, वो माइंड गॉड का ही माइंड है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूँ कि आई नो दिस आइडिया, या फिर हम कहते हैं कि मुझे ये पता चल गया, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको जो आइडिया भी पता चला है, ये आइडिया ऑलरेडी गॉड में इम्प्लिसिट था। वो आइडिया गॉड में क्या था, इम्प्लिसिट था। अब आपको अभी पता चला, यानी वो अभी एक्सप्लिसिट हुआ है, मगर वो गॉड के माइंड में ऑलरेडी इम्प्लिसिट था। तो यहाँ कोई भी चीज़ें जो है ना, वो नई नहीं बनती, नई आइडिया नहीं होता। वो सारी चीज़ें, अगर से आपको जितनी भी आइडिया माइंड में न्यू न्यू आ रही है, वो सारी आइडिया गॉड के माइंड में, गॉड के कंसिस्टेंस में, डिवाइन माइंड, डिवाइन कंसिस्टेंस में ऑलरेडी इम्प्लिसिट है। अभी बहुत सारी आइडियाज आप सीखना बाकी है, मगर गॉड के माइंड में वो ऑलरेडी है। तो अभी वो क्या है, वो अभी इम्प्लिसिट है, मगर जिस दिन आपको पता चल गया वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। ये मोट्स में क्या क्या आता है, ये दुनिया जिस चीज से भी बनी है उसमें क्या क्या है, पहला माइंड, दूसरा बॉडी। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है, जिसके जरिए चीजें हमें नजर आ, इस दुनिया में जितनी भी चीजें नजर आ रही है उन सब में क्या है, माइंड है और बॉडी है। और इन्होंने किसका कंसेप्ट स्टैब्लिश कर दिया, पैंथिज्म का, कि इस दुनिया में जितनी भी चीज है वो गॉड ही है।
स्पेनोजा वाज अ गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर। उनको ना सारे चीज़ों में गॉड दिखने लगा, और उनका उनका ये मानना था कि ये जो आप फॉर एग्जांपल मुझ में गॉड दिखने लगा, आप में पेड़ में गॉड दिखने लगा, कहा कि आप इसे अलग मत समझो, मुझे तो हर 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 चीज़ में गॉड दिख रहा है, दीवार में गॉड दिख रहा है, हर चीज़ में गॉड दिख रहा है। तो लोगों ने ऑफकोर्स इनसे बहुत ही प्यार नहीं किया, इनको नीदरलैंड छोड़ के भागना पड़ गया था। भाई ये कैसी बात कर रहे हो, उस वक्त क्रिश्चियनिटी काफ़ी डोमिनेट कर रही थी, और जो स्पेनोजा थे वो एक जीव थे, ये एक जीव थे, और इनका पाला पड़ गया किसे, क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियनिटी इन द सेंस जो पोप लोग होते हैं, इसमें लव का कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि गॉड जो है ना, वो गॉड का ह्यूमन बीइंग का काफ़ी मतलब लवेबल रिलेशनशिप है। भगवान वही है, जो गॉड वही है जो अपने क्रिएशन से प्यार करे, है ना, जो दुख में, अगर से मैं दुखी रहूं तो वो भी दुख हो, मैं खुश हूं तो वो भी खुश हो, इस तरीके का कनेक्शन। ये क्या कहते हैं, स्पेनोजा क्या कहते हैं, स्पेनोजा कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कोई पर्पज नहीं, वो तो मैथमेटिकल है, उनको उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप दुख में हो या सुख में हो। आपने अगर से उन्होंने जो लॉ बना दिया, अगर से आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर से खुशी वाले लॉ को फॉलो कर रहे हो तो आप खुश रहोगे, दुखी वाले लॉ को फॉलो कर रहे हो तो आप दुख रहोगे। यानी यहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम की आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या कि कोई ह्यूमन फ्रीडम हो सकता है, यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है ह्यूमन फ्रीडम? द आंसर इज नो। ह्यूमन फ्रीडम कैसे वो करेगा जब इनके पास कोई, जब जो गॉड है, जो सब्सटेंस है, वो खुद ही इमोशन से बियॉन्ड है ना, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है, वो राशनल है, वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, वो सारी चीज़ें डिटरमाइंड वे में चल कर रहा है। तो फिर उसमें ह्यूमन फ्रीडम का क्या है ना, यहाँ फिर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन फ्रीडम का क्या, अगर से सारी चीज़ें डिटरमाइंड है तो, और हम कोई भी ह्यूमन फ्रीडम कैसे अचीव कर सकता है? तो अब हम जो इनका लास्ट चीज़ देखने जा रहे हैं वो क्या है, फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म, कि ये क्या है और कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं। सी, फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म। आप तो कह रहे हो कि सारी चीज़ें जो है वो नेचर है, अब आप तो कह रहे हो कि सारी चीज़ें जो है वो नेचर है, तो क्या ह्यूमन फ्रीडम नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या, जो हम लोग खुद से अपने खुद की मर्जी से हमने यूपीएससी चुना है और ये कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये हमारी फ्रीडम नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन थी, या ये भी किसी लॉ का पार्ट है, डिटरमाइन लॉ का पार्ट है? स्पिनोजा कहेंगे यस, इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइंड लॉ, लॉ ऑफ नेचर। बोले कैसे? सी, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती जो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट हो, स्पिनोजा के अगेंस्ट। कैसे? वो कहते हैं कि अगर से एक पत्ता भी हिल रहा है ना, तो वो किसके, वो एक लॉ ऑफ नेचर के जरिए हिल रहा है। अगर से इस वर्ल्ड में एक पत्ता भी हिल रहा है ना, तो वो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से हिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता अगर से कोई पेड़ हिल रहा है तो वो लॉ ऑफ नेचर, हमें उस लॉ ऑफ नेचर को समझना होगा अगर से हम खुशी चाहते हैं तो। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो डिटरमाइंड है ऑलरेडी। इसका बेस्ट एक एग्जाम्पल के जरूरत थोड़ा समझते हैं। सी, आपके पास ना ये तो फ्रीडम है, नो, एक एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं कि फ्रीडम जो है वो क्या है और डिटर्मिनिज्म क्या है। डिटर्मिनिज्म के अंदर फ्रीडम कैसे हो सकता है? स्पिनोजा कहते हैं कि सी, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर से सारी चीज़ें लॉ ऑफ नेचर डिटरमाइन करेंगी तो क्या हम लोग फ्रीडम है? तो कहा हाँ, अगर से आप फ्रीडम चाहते हो, अपनी हैप्पीनेस चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुद को फ्री फील करो, आप चाहते हो कि आपके जो काम है वो आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो, लॉ ऑफ नेचर से नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सारे के सारे एक्ट्स को लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग शेप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर से जब मैंने एक एग्जांपल लिया था क्रिकेट और उसका, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया के मैच देख रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है क्या कि रेन के कारण, बारिश के कारण मैच जो है वो, क्रिकेट जो है वो रुक चुका है, मैच रुक चुका है। वो जितना भी फैसला था कि इस डेट को, फॉर एग्जांपल जो फैसला, सॉरी, वो जो फिक्स हुआ था कि 20 जुलाई को मैच होगा, ये किसका? ये तो ह्यूमन फ्रीडम था, उसका खुद का फैसला था, मगर ये तो उसका फ्रीडम हो गया। मगर ये मैच हुआ या नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर डिसाइड कर रहा है ना, बारिश की वजह से। तो अगर से आप चाहते हो कि आप फ्रीडम, आप खुद का फ्रीडम एक्सरसाइज करो और उसमें खुश भी रहो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने डिसीजन को, सारे के सारे डिसीजन को आपको लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग शिफ्ट करनी पड़ेगी। आप अपने एक्ट को लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग शेप करना पड़ेगा कि भाई मैं 20 जुलाई को क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि उस दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है या उस दिन बारिश होगी।
क्यों? ये लॉ ऑफ नेचर है, इसका एक्सरसाइज करना चाहता हूँ तो फिर मुझे सारे के सारे अपने सारे के सारे एक्ट को क्या करना पड़ेगा? नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग शेप करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने लॉ ऑफ नेचर को सेट कर रखा है ना, वो डिटरमाइंड है, वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। उन्होंने हर एक चीज में किस चीज का वो कर रखा है कि कॉज और इफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर से आपने सीड बोया है, अगर से आप चाहते हो कि आप मैंगो खाओ, है ना, ये आपका, फिर आप ये सोच रहे हो और आपको ये अचीव करना है, तो क्या होगा? अगर से आपने जो सीड बोया है या फिर जो भी आपने छोटा पेड़ लगाया है आम का, अगर से आपने उसको हर वो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, जो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, पानी हो गई, खाद हो गया, एंड फर्टिलाइजर एंड प्रॉपर सनलाइट, ये सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसके इफेक्ट में आपको प्लांट मिलेगा ही मिलेगा और ये प्लांट आपको फ्रूट्स देगा ही देगा। यानी ये सारी चीज़ें डिटरमाइंड है कि कौन से कॉज से कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा। ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। आप अगर से चाहते हो कि आपके पास प्लांट हो, ये आपका फ्रीडम है ये ऐसा चाहना, मगर ऐसा होगा या नहीं होगा ये लॉ ऑफ नेचर डिसाइड करेगी। कैसे? कॉज एंड इफेक्ट के जरिए। भाई आपने सीड तो बोया ही नहीं, तो फिर कैसे आपको प्लांट मिल जाएगा? अगर से आप प्लांट चाहते हो तो आपको सीड बोना ही पड़ेगा। अगर से आप चाहते हो कि मैं अभी फॉर एग्जाम्पल कहीं जाऊं, है ना, तो ऑफकोर्स ये तो आप चाह सकते हो, मगर आप वहां तक जाओगे या नहीं जा पाओगे, ये लॉ ऑफ नेचर डिसाइड करेगा। कैसे लॉ ऑफ नेचर डिसाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकले और आपने ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं किया, आपका एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे आपकी देहांत होगी, तो आपने कुछ ना कुछ लॉ को वायलेट किया है। आपको ये नेचर के लॉ को समझना पड़ेगा। यहाँ इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं हो रही जो किसी लॉ के साथ ना हो रही हो या किसी लॉ के वजह से नहीं हो रहा हो। जितना भी चीज़ है, एप्पल नीचे गिर रहा है, लॉ ग्रेविटेशन, आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ऊपर डेंजर चीज़ें रखी हुई है, भारी चीज़ है, और उसका जो वो जिस चीज़ से बंधा हुआ है, वो किस चीज़ से बंधा हुआ, वो कोई कमज़ोर चीज़ है, तो अब लॉ ऑफ नेचर के जरिए आपको ये समझना होगा कि वो कभी भी गिर सकता है। अगर से मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ अपनी लाइफ, तो मैं वहाँ से ना गुजरूँ, मैं साइड से गुजरूँ, है ना। और भी जितनी भी चीज़ें दुनिया में, आपको जितने एग्जाम्पल को ले लें आप, कि ये पत्ते जो हिलते हैं वो किससे हिलते हैं? लॉ ऑफ नेचर से। ये क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि उन पर एक सर्टेन प्रेशर आ रहा है, एक फोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से ये भी हिल रहा है। ये फोर्स ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके वेट से ज़्यादा इस पर फोर्स लग रहा है, इसी वजह से ये क्या कर रहा है? ये हिल रहा है। तो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हो, इनफैक्ट हवा भी चल रही हो या पानी आ रहा हो कहीं से, ऐसा क्यों होता है कि पानी हमें ग्लेशियर से आता है? ग्लेशियर क्यों? क्योंकि वो ऊंचा जगह पे है, अब वो नीचे इस तरीके से जब सनलाइट आती है, जब वहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वहाँ से वो इस तरह से फ्लो करता है और नीचे के डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे ही वो फ्लो कर सकता है और इसी तरह से वो नॉर्दर्न पार्ट में आता है। तो जितनी भी चीज़ें ना वो लॉ से ही वो हो रही है। आप अगर से खुद को फ्रीडम फील कराना चाहते हो, इस डिटर्मिनिज्म से आज़ाद कराना चाहते हो खुद को, तो फिर आपको अपने सारे के सारे एक्ट क्या करने पड़ेंगे? अपने नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग शेप करने पड़ रहे। क्या सारी चीज़ें डिटरमाइंड है? ऑफ कोर्स डिटर्मिनिज्म है, तय है कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, आप ये सीड बोगे तो आपको प्लांट मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर से चाहते हो कि आप दही खाओ तो आपके पास दूध होना ही चाहिए। अगर से आप चाहते हो कि आप एक अच्छा आईएएस बनो, तो फिर आपको इफेक्ट कॉज में क्या करना पड़ेगा? अच्छे से मेहनत करना ही पड़ेगा। यानी हमारा ये फ्रीडम तो है कि हम चूज कर ले कि मुझे आईएएस बनना है या नहीं, लेकिन ये डिटरमाइन कौन करेगा? लॉ ऑफ नेचर। कि अगर से आपने चूज कर ले कि आपको यूपीएससी करना है, मगर आप मेहनत कर ही नहीं रहे, तो क्या आप बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये क्यों? ये लॉ ऑफ नेचर है, कॉज एंड इफेक्ट का, कि अगर से आपने मेहनत नहीं किया तो आप कामयाब नहीं होंगे। चूज करना ये आपका फ्रीडम था, आपने चूज कर लिया, मगर ये डिटरमाइन कौन करेगा? लॉ ऑफ नेचर। कि आप बनोगे या नहीं बनोगे, लॉ ऑफ नेचर डिटरमाइन करेगा। तो अगर से आप चाहते हो कि भाई मैं बनूं, तो ऑफकोर्स आपको वैसा इफेक्ट भी, कॉज भी क्रिएट करना पड़ेगा। आप वैसा कॉज करोगे, इफेक्ट में आप क्या बन जाओगे? आईएएस बन जाओगे। इसी तरह से वो क्या करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, ये फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म को समझाने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक। बस आप इतना समझ लें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो डिटरमाइंड लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर से मैं ह्यूमन बीइंग खुश रहना चाहता हूँ, अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो मैं खुद को क्या करूँगा? नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग शेप करूँगा, है ना। कि अगर से मैं 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति आवर नहीं दौड़ सकता, तो मैं नहीं दौड़ूंगा। शुरुआत तो यहाँ से नहीं करूँगा। क्यों? अगर से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल लाइफ में रनिंग करता ही नहीं हूँ और मैं पहले दिन ही उसेन बोल्ट बन जाऊँ, तो क्या हो? मैं भी, मेरा हार्ट अटैक हो जाए या कुछ मुझे सीरियस हेल्थ इश्यू आ जाए। क्यों? मैंने नेचर के लॉ को
वायलेट कर दिया कि इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में सीखी जाती है और मैं एक ही दिन में उसेन बोल्ट बन जाऊंगा, और इससे पहले की लाइफ में हमेशा सोकर गुजारा हूँ, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मैं भी, मेरा हार्ट फेल कर जाए, हार्ट अटैक आ जाए। क्यों ये हार्ट अटैक क्यों आएगा? क्योंकि मैंने नेचर के लॉ को वायलेट कर दिया। तो इसीलिए अगर से आप चाहते हो कि खुद को डिटर्मिनिज्म से बचाए रखो, तो डिटर्मिनिज्म तो है, उससे तो आप नहीं बच सकते, मगर आप खुद को शेप करके उस फ्रीडम में एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हाँ मुझे अब ये बारिश का मौसम है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, है ना, या फिर अब बारिश का मौसम है तो मैं रेनकोट लेके निकलूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इस तरह से शेप कर सकते हो और अपने फ्रीडम को इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इनका थोड़ा सा PYQ देख लेते हैं ना। स्पिनोजा का थोड़ा सा PYQ देख लेते हैं कि क्या है इनका PYQ में। ये कहते हैं डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, डज हिज डिस्कशन ऑन सब्सटेंस लीड्स टू पैंथिज्म सब्सटेंशियल। सी ये कह रहे हैं कि आप ना पैंथिज्म, इनका सब्सटेंस का वो बता दीजिए डेफिनेशन। तो इनके हिसाब से सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है नेचर, नेचर इज सब्सटेंस क्या है? जो सेल्फ, पहले आपको तो सब्सटेंस के डिफिनेशन बताना पड़ेगा कि सब्सटेंस वो है, सिंगुलर है, इन्फिनाइट है, इटर्नल है, सेल्फ सब्सिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रियलिटी है, इसके अलावा कोई भी रियलिटी नहीं है। और फिर उसके बाद ये बताना है कि क्या डज हिज डिस्कशन ऑन सब्सटेंस लीड टू पैंथिज्म। तो आप बोलोगे हाँ भाई पैंथिज्म, ये तो क्या कर रहा है, सब्सटेंस इज नथिंग बट नेचर इटसेल्फ, और नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सब गॉड है, यानी आई एम गॉड, यू आर गॉड, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। एंड पैंथिज्म इज अ फिलॉसफी विच बिलीव्स दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एवरीवेयर और एवरीथिंग इज गॉड। और यही, ये सब्सटेंस की भी डेफिनेशन यही है कि सब्सटेंस इज एवरीथिंग यानी एवरीथिंग इज गॉड। नेचर को आप अलग मत समझो, नेचर एज अ होल इज कंसीव्ड एज सिनोनिमस विद गॉड, सो दिस सब्सटेंस इज नथिंग बट गॉड। अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच गए? पैंथिज्म पे। सब्सटेंशिएट योर व्यू, इसमें बहुत सारे आप एग्जांपल लेके समझा सकते हो, मैंने बहुत सारे स्टोरीज आपसे शेयर किया, उसी में से आप कुछ चीज़ें राइट डाउन करके उसे एज ए एग्जांपल आप यूज़ करना। 15 मार्क्स में पूछा है, यानी आपको 200 वर्ष तक ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है ना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपके लिए ना एक अनाउंसमेंट है, एकेडमी ऑफ UPSC की टीम है, कुछ हम लोग 3-4 लोग की टीम है और उन्होंने काफ़ी मेहनत करा इस फिलॉसफी ऑप्शनल के स्टडी मटेरियल पे। अगर से आपके पास स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हो। इसका टेलीग्राम लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे और उस पर टेक्स्ट करोगे कि हाई आई वांट टू परचेस स्टडी मटेरियल, फिर उधर से एक लिंक आएगा, आप उस पर पेमेंट करोगे 500 रुपी और फिर वो आपके पास 4 PDF आ जाएंगे। ये सारे के सारे PDF जो है वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा गया। फिलॉसफी में एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें वर्ड की मीनिंग हमें नहीं समझ में आता, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो काफ़ी लेंदी होती है। बट ये जो नोट्स है ना वो काफ़ी सिंपल है, आप खुद से पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगेन क्लास में यहाँ कंटिन्यू कर ही रहा हूँ तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पूरी कम्प्रहेंसिव तैयारी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर से आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपने 300 प्लस अगर से टारगेट किया है, देन ऑफकोर्स आई मस्ट सजेस्ट टू बाय इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।